हेलो बच्चों, तो क्या हाल है सभी का। हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया, अच्छा और तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों पर बहुत अच्छी तरह से बिजी होंगे। तो आपको पता हो कि हम 2 दिन से लाइव नहीं आ रहे हैं, हम कल से लाइव आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हजारीबाग में फिलहाल अभी लाइन का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण फिलहाल लाइव नहीं आ पा रहे जो समय पर, उसमें लाइट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हो सकता है कल से हम लाइव आएंगे। और आज तो फिलहाल ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा। तो हमने लगभग जितना भी सारा क्वेश्चन पढ़ लिया और जितना भी सारा हमने काफ़ी टॉपिक पढ़े और लगभग लेक्चर 4 तक हमने ख़त्म किया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे और लेक्चर 5 करेंगे जो बीएससी केमिस्ट्री के लिए। बीएससी केमिस्ट्री का जो आज लेक्चर हम 5 पढ़ेंगे, जो चैप्टर अब कौन सा है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हमने लेक्चर 4 तक खत्म किया और आज हम अपना लेक्चर 5 पर चलेंगे। तो हमने लेक्चर 4 में काफ़ी सारे उधर से जितना भी सारा काफ़ी क्वेश्चन पर डिस्कस किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर भी पढ़ते आ रहे थे और आज हम अपना लेकर के आगे बढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट पर। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वह कौन सा है, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जो आज का टॉपिक है वह क्या है, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डाल्टन्स लॉ के बारे में हमने खत्म किया, डाल्टन्स लॉ के बारे में। इसके बाद भी जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, इफ्यूजन और दूसरा डिफ्यूजन। तो इसमें हम समझेंगे कि इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो समझो, यहाँ पर समझो कि देखो, यदि हम डिफ्यूजन का बात करते हैं, फिलहाल हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं डी, ताकि अच्छा रहे देखने में भी। देखो समझो, जब हम डिफ्यूजन का बात करेंगे तो डिफ्यूजन मतलब क्या हो जाएगा, यानी डी मतलब हम डबल बोल सकते हैं। याद रखने का शॉर्ट तरीका समझो, क्योंकि इसमें आप कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन में मिस्टेक हो भी सकता है। तो हम डिफ्यूजन का जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन मतलब क्या हो जाता है, डिफ्यूजन मतलब डबल होता है। तो इसमें क्या रहेगा, डबल मतलब हम डबल का भी बात करेंगे, और इफ्यूजन मतलब एक का जब हम बात करेंगे तो इसको हम सिंपल में यदि हम समझेंगे तो इसको सिंगल लिख देते हैं, यानी डिफ्यूजन मतलब डबल और इफ्यूजन मतलब सिंगल। तो अब बात कर लेते हैं कि डबल और सिंगल का यहाँ पर फंडा चल रहा है, और यहाँ फंडा हुआ क्या है। तो देखो यहाँ पर इफ्यूजन जब हम किसी लेते हैं तो मान लेते हैं कि कोई एक कंटेनर है। फिलहाल हम कंटेनर को अच्छी तरह से स्क्वायर कंटेनर बनाते हैं, तो सर्किल हो गया। देखो यहाँ पर हम एक कंटेनर लेते हैं, समझना है यहाँ पर ध्यान से कि इफ्यूजन का जब हम बात करेंगे तो इफ्यूजन में सबसे पहले समझना, यहाँ पर लिख देते हैं इफ्यूजन। मान लीजिए कि कोई कंटेनर लिए, अब कंटेनर में हम बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल भर दिए। क्या क्या गैस मॉलिक्यूल भर दिए, तो आपको पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो आपस में क्या करता है, रैंडमली क्या करता है, कोलिजन करता है और मोशन में भी रहता है। तो देखो समझो यहाँ पर कि इफ्यूजन का जब हम बात करेंगे तो इफ्यूजन में हम यहाँ पर छोटा सा होल कर देते हैं, और छोटा सा होल के कारण जितना भी सारा गैस होता है, गैस मॉलिक्यूल, वो बाहर निकलने लगता है। बाहर क्यों निकलता है, समझो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। और दूसरा बात हम जब बताएंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ आपको पता होगा कि हायर प्रेशर से हमेशा लोअर प्रेशर की हो जाता है। समझना यहाँ पर ध्यान से कि हायर प्रेशर से कहाँ पर जाता है, लोअर प्रेशर में, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इफ्यूजन में हम समझेंगे कि जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई किए तो आपको पता होगा कि जब गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में रहता है तो हमेशा क्या करता है, प्रेशर उसमें अप्लाई होते रहता है, यानी प्रेशर एक दूसरे के साथ ज़्यादातर क्या होता है, रैंडमली कोलिजन करता है। तो समझो यहाँ पर कि जब हम इसमें टेम्परेचर और एक कंडीशन यहाँ पर समझो कि जब हम किसी कंटेनर में टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो आपस में एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल हुआ वह क्या करने लगा, कोलिजन करने लगा, एक दूसरे के साथ कोलिजन करने लगा। तो देखो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। और कोलिजन करने के बाद जो इसका फिर मोशन होगा वह क्या हो जाएगा, मोशन जो होगा वह डिक्रीज करेगा। क्या होगा, क्योंकि जब कोलिजन करेगा तो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते रहेगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका जो टकराने का गति होगा वह क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब तेज़ हो जाएगा तो आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन बहुत ज़्यादा करेगा। कोलिजन जब ज़्यादा करेगा तो आपस में एक दूसरे के साथ जो कम मॉलिक्यूल होंगे और बाहर बहुत नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले समझो कि फ्यूजन का यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आया, और फ्यूजन का मेन पॉइंट क्या होता है कि एक स्मॉल ओरिफिस किया, इसको हम ओरिफिस बोल सकते हैं। तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इसी को हम क्या करते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट हमें समझना है वह क्या है, डिफ्यूजन। ध्यान से देखना,
डिफ्यूजन में देखो कि क्या बोला जाता है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन भी, तो आप डिफ्यूजन को अच्छी तरह से समझें। हमने बोला था कि डिफ्यूजन मतलब डबल और इफ्यूजन मतलब हमने क्या बोला, सिंगल। तो समझो यहाँ पर कि डिफ्यूजन का जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 कंटेनर लेते हैं एक साथ, और यहाँ पर क्या किए, इसको बंद कर दिए, समझा। और इसमें मान लीजिए कि एक N2 गैस भर दिए, इसमें हम कोई भी गैस भर देते हैं, O2 गैस भर देते हैं। क्या किया, इसमें हम एक N2 गैस भर दिए और दूसरा में क्या किया, हम O2 गैस भर दिए। तो जो यहाँ पर N2 गैस भरे वह कितना ATM में था, प्रेशर इसका था वह कितना था, 5 ATM में, और इसका 3 ATM में। इसमें जो हम प्रेशर अप्लाई किए वह कितना था, 5 ATM, और इसमें जो हम अप्लाई किए O2 में वह कितना किया, 3 ATM अप्लाई किए। तो अब आप लोग बताओ और सबको बताओ कमेंट सेक्शन में कि एक दूसरे के साथ जो प्रेशर हम अप्लाई किए हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद समझते जाना, प्रेशर इसमें कितना है, N2 का जो प्रेशर है वह कितना है, 5 ATM, और जो O2 का प्रेशर है वह कितना है, 3 ATM है। तो अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि जब हम दोनों का यहाँ पर यदि हम इसको खोल देते हैं, जिसमें हम बंद कर दिए थे तो उसको यदि हम खोल देते, समझना यहाँ पर कि यदि हम इसको खोल देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, खोल देने के बाद तो क्या इसमें नाइट्रोजन गैस सिर्फ इधर जा करके इक्वल होगा या फिर ऑक्सीजन गैस भी इधर आएगा, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम इसमें प्रेशर को अप्लाई करने के बाद जब इसको हम खोल दिए तो इनमें से गैस कौन सा ज़्यादा जल्दी मतलब किधर होगा, और इक्वल भी समझना कि इक्वल यानी प्रेशर तो सब में सेम होना चाहिए। इसमें फिलहाल अभी प्रेशर कितना है, 5 ATM है, और इसमें प्रेशर 3 ATM है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में है, सबसे ज़्यादा प्रेशर अब कितना 5 ATM है और इसमें कम है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यदि हम प्रेशर को यहाँ पर खोल देते हैं तो प्रेशर किधर जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर जाएगा या फिर प्रेशर जो रहेगा वह इक्वल में रहेगा। तो जल्दी आंसर, हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, समझा यहाँ पर कि जो प्रेशर जब हम इसका N2 का प्रेशर को खोल देते हैं, जब इसको यहाँ पर हम खोल देते हैं तो दोनों का जो प्रेशर होगा वह किसी यानी हाइयर टू लोअर की ओर जाता है, यानी हाइयर प्रेशर टू किससे जाएगा, लोअर प्रेशर की ओर जाएगा। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन इधर से जाएगा तो इसके साथ मिल करके क्या करेगा, इधर से पास होने के बाद यहाँ तो कितना बना लेगा, 2.5 ATM इसमें बना लेगा, और जब 2.5 ATM इसमें बना लेगा तो इधर भी क्या होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वह भी तो इधर आना चाहिए। तो समझो कि दोनों का जो प्रेशर होगा वह क्या होगा, इधर जब इसका कितना नाइट्रोजन का जो बचा हुआ 2.5 ATM इधर रहा, और नाइट्रोजन का जब आएगा तो 2.5 ATM इधर आएगा, और ऑक्सीजन का जब आपस में बटेगा तो कितना आएगा, यानी 1.5 ATM ऑक्सीजन का इधर आएगा और 1.5 ATM ऑक्सीजन का भी इधर आ जाएगा, समझना यहाँ पर ध्यान से। तो इस प्रकार से जो होता है वह फंडा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज होता है। यूज इसलिए होता है कि जब हम प्रेशर को अप्लाई किए और जब इसका मुंह को हम खोल दिए, मुंह को खोल देने के बाद जो दोनों प्रेशर होगा वह लगभग हाइयर टू लोअर प्रेशर की ओर जाएगा, और जब हाइयर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा तो आपस में एक दूसरे के साथ जो गैस मॉलिक्यूल होगा वह आपस में कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद लगभग इक्वली में बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह नहीं होगा, समझो यहाँ पर एक कंटेनर हम मुँह बना देते हैं, यहाँ पर यह नहीं होगा कि जब N2 गैस का इसमें कितना था 5 ATM था और O2 का जो कितना था 3 ATM था, तो यह नहीं हो जाएगा कि जो N2 है वह लगभग इधर जाकर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2.5 और 2.5। तो नाइट्रोजन तो बटेगा ही, और इसके साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन भी आपस में क्या करेगा, बटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो प्रेशर इधर कुछ होगा और प्रेशर कुछ इधर हो तो इधर भी जा करके क्या करेगा, इक्वली करेगा। तो इस प्रकार से जो इसका समस्या होता है तो यही समाधान होता है, तो जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बताओ कि क्या इफ्यूजन और डिफ्यूजन में कोई गड़बड़ है। इफ्यूजन में सीधा सीधे कहने का मतलब होता है कि कोई हम एक टंकी लिए या फिर कंटेनर लिए, तो कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल को रखें, गैस मॉलिक्यूल को रखने के बाद एक स्मॉल ओरिफिस किए, स्मॉल ओरिफिस करने के बाद जितना सारा गैस होता है वो प्रेशर हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा, तो उसी को हम इफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन में कि 2 कंटेनर एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद आपस में 2 गैस को इधर से उधर ट्रांसफर रखेंगे, और एक हाइयर प्रेशर में रखेंगे और ज़्यादा एक लोअर प्रेशर में। लेकिन जब हम इसका ओरिफिस को खोलते हैं तो एक दूसरे के साथ आपस में क्या करके इक्वली हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझने का ये एक आसान तरीका था। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक में कि जो गैस मॉलिक्यूल इधर से उधर हुआ, इधर से उधर हुआ, हम टेम्परेचर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद जितना सारा हम कुछ फंडा को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में जो कुछ तो समय होगा, यानी रेट तो कुछ होगा इसका,
रेट तो कुछ हो सकता है कि कोई समय में हुआ, कोई टेम्परेचर में हुआ, कोई प्रेशर तो होगा इसके साथ, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा और इक्वली में बटेगा। तो समझो यहाँ पर कि अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जो गैस मॉलिक्यूल इधर से उधर होता है अपने कंटेनर में, तो उस कौन से रेट के साथ होता है, तो उसी को हम आगे जो पढ़ेंगे वह रेट पढ़ने वाले हैं। तो रेट पढ़ने के साथ साथ यदि हम देखेंगे तो रेट में हम क्या देखेंगे कि जो इसका रेट डिपेंड करता है वह किस पर डिपेंड करता है, जिसे हम ग्राउंड सलाह के नाम से जानते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसमें कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो समझो यहाँ पर कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में हम जब देखेंगे तो सबसे पहले मार्कर को इसमें क्या करते हैं, इंक डाल लेते हैं, क्योंकि ख़त्म होने वाला है। समझते जाना ध्यान से। इसमें पूछा गया कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में जो होगा वह बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस पर जो इसका फैक्टर अफेक्ट करेगा वह किस पर होगा, बताओ जल्दी। किस पर होना चाहिए, क्या टेम्परेचर, प्रेशर या टाइमिंग के साथ कुछ होगा, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। क्या होगा इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही। तो सबसे पहले जो इसका रेट डिपेंड करेगा वह किस पर डिपेंड करेगा, रेट जो डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर जाएगा, पार्शियल प्रेशर। इसका जो बच्चा रेट डिपेंड करेगा वह किस पर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पर इसका रेट डिपेंड करेगा। समझना कि पार्शियल प्रेशर पर रेट इसका डिपेंड कैसे करेगा, ध्यान से अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर बात की किसका, पार्शियल प्रेशर का। तो मान लेते हैं हम कोई कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर लिया, उसमें हमें क्या किया, एक ओरिफिस किया, स्मॉल ओरिफिस। तो जितना ज़्यादा इसमें पार्शियल प्रेशर होगा उतना जल्दी क्या करेगा, बाहर आएगा। अरे जब हम इस पर प्रेशर जो होगा वह कम, जब प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, धीरे धीरे वापस निकलेगा, बाहर जो होगा धीरे धीरे निकलेगा। फिर यदि हम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, यानी गैस मॉलिक्यूल जो होगा आपस में बहुत तेज़ी से बाहर आएगा। तो इसी पर बोला कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है, पार्शियल प्रेशर। यानी जितना पार्शियल प्रेशर अधिक बढ़ेगा उतना क्या करेगा, बाहर आएगा गैस मॉलिक्यूल ओरिफिस के द्वारा। क्या होगा कि जितना हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना क्या करेगा, बाहर आएगा। जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना जल्दी बहुत ज़्यादा उसमें अधिक क्या करेगा, बाहर आएगा। तो और दूसरा जब हम बात करेंगे तो इसमें समझ लेना कि जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर पर होता है। दूसरा टर्म में हम देखेंगे तो देखो दूसरा टर्म में क्या पूछा गया है, क्या पहला समझ में आया, पार्शियल रेट जो डिपेंड करता है वह किस पर डिपेंड करता है, रेट जो डिपेंड करता है पहला पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। फिर देखो दूसरा कि रेट जो डिपेंड करता है वह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाता है, रूट अंडर मोलर मास पर। किस पर करेगा, या जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, मोलर मास का। अब समझो कि मोलर मास हम यहाँ पर यूज क्यों किए, देखो कोई कंटेनर लेते हैं, वही फंडा हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर एक स्मॉल ओरिफिस किया, मान लेते हैं एक नाइट्रोजन ले लेते हैं इस कंटेनर में, एक ले लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का, और फिर हम एक ले लेते हैं HCl का। समझना अपन, इसमें भी गैस मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का भरा है, इसमें क्या भरा है, HCl का भरा है। तो अब बताओ कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मोलर मास होगा और किसका मोलर मास होगा, नाइट्रोजन का मोलर मास होगा या फिर HCl का मोलर मास होगा, बताओ जल्दी। हाँ, किसका ज़्यादा होगा, समझना यहाँ पर ध्यान से। मोलर मास जो होगा वह किसका होगा, HCl का मोलर मास बहुत ज़्यादा होगा। जब HCl का मोलर मास ज़्यादा होगा तो मोलर मास के साथ जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो मोलर मास के साथ क्या करेगा, धीरे धीरे निकलेगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस हो रहा है। क्या है, HCl जो गैस है वह क्या है, थोड़ा हाईली गैस है। हाईली गैस कहने का मतलब थोड़ा सख्त है कि एक आपस का इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वह थोड़ा बहुत क्या होता है, आपस में एक दूसरे का थोड़ा बहुत चिपके होता है। वैसे भी तो गैस मॉलिक्यूल हमेशा रैंडमली रहता है, लेकिन उसके कंपेयर में आईटी थोड़ा बहुत भारी रहता है, हैवियर रहता है, समझना है यहाँ पर। तो हैवियर रहने के कारण इसका जो गैस मॉलिक्यूल होगा वह कम निकलेगा, यानी जितना मोलर मास होगा उतना रेट इसका क्या होगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब ज़्यादा मोलर मास होगा तो रेट जो होगा वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इनमें जो होता है नाइट्रोजन में, तो इसके कंपेयर में क्या होगा कि इसके कंपेयर में ज़्यादा रेट इसका होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं। समझना यहाँ पर कि जितना ज़्यादा मोलर मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, जितना ज़्यादा मोलर मास इसमें बढ़ेगा उतना रेट क्या करेगा, घटेगा। फिर यदि हम इसमें तीसरा ऑप्शन में देखते हैं तो समझो कि तीसरा ऑप्शन में क्या बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन में देखो, तीसरा ऑप्शन में जो यहाँ रेट डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, तीसरा ऑप्शन में जो रेट डिपेंड करता है वह किस पर करता है, एरिया ऑफ होल पर। किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ होल पर। समझो यहाँ पर कि हमने बात की जो तीसरा फैक्टर होता है वह डिपेंड करता है किस पर, एरिया ऑफ होल पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ होल पर डिपेंड कैसे करता है समझना यहाँ पर। फिलहाल तो हम आज का क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, और जब हम कल नेक्स्ट क्लास में आप दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिलहाल हम इसके लिए आज का क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। और हम जब अगला क्लास में आएंगे तो रेट ऑफ एरिया के बारे में बताएंगे। रेट ऑफ एरिया में बताएंगे कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ होल रहेगा, यानी मान लेते हैं कि सबसे पहले कस्मर ओरिफिस किया, इस कंपेयर में गैस मॉलिक्यूल क्या किया, बाहर निकला, बाहर तो निकला लेकिन कम निकला। अब यदि हम इसका ओरिफिस को बड़ा करके इस प्रकार कर देते हैं तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ओरिफिस यहाँ आने हुआ, बड़ा इसमें गैप हुआ, बड़ा गैप होने के कारण बहुत जल्दी गैस निकलेगा। तो जितना ज़्यादा ओरिफिस होगा, जितना ज़्यादा इसका निकलने का होल होगा एरिया, उतना ज़्यादा क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो फिलहाल लाइन के प्रॉब्लम के कारण फिलहाल आज का क्लास को मैं